नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी मोस्ट अवेटेड वीडियो है क्योंकि आपको काफ़ी एक्सपेक्टेशन होंगी आपने एग्ज़ाम कैसे किया और कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आंसर कीज़ के बारे में और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इकोनॉमिक्स की, अगर हम एग्रीगेट पेपर की बात करें तो जनरल के लिए कट ऑफ हो सकती है डिफ़िकल्टी लेवल देख के या फिर टाइम लेवल देख के 55 to 58% जनरल की कट ऑफ रह सकती है और वही 5% रिलैक्सेशन एससी और एसटी को मिल सकता है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ ऊपर नहीं जाने वाली क्योंकि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो फर्स्ट पेपर का था वो ज़्यादा इसलिए बन गया था क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग कम था। मीन्स क्या, टाइम कम था, इसलिए कट ऑफ बढ़ने की संभावना नहीं है यहाँ पे क्योंकि 6% क्राइटेरिया के हिसाब से यूनिवर्सिटी ने या फिर यूजीसी ने 6% बच्चा तो पास करना ही है। तो चलिए दोस्तों आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे आंसर कीज़ के बारे में। आंसर की डिस्प्ले होने से पहले यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में जो इनडायरेक्टली पूछे गए हैं इस पेपर में। अगर हम पेपर 2 की बात करें इकोनॉमिक्स की तो पेपर ज़्यादा इनडायरेक्टली नहीं आया, मतलब 70% to 80% पेपर डायरेक्टली पूछा गया है। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब कुर्नोट इक्विलिब्रियम इज नैश इक्विलिब्रियम, ये पुराना क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। माइंड में आपके इंडिकेशन कर गया होगा कुर्नो का तो नैश इक्विलिब्रियम पे है, बट स्टैकलबर्ग का है या नहीं, दैट्स अ पॉइंट। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। दोस्तों स्टैकलबर्ग का मॉडल क्या करता है, बेस्ड है कुर्नो के मॉडल पे ही, मतलब कुर्नो का मॉडल बोलता है आउटपुट डिटर्मिनेशन। स्टैकलबर्ग भी आउटपुट पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं ये नैश इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट इज कम्स फ्रॉम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये पहले ही हमने बहुत एम्फेसाइज किया था इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, राइट। यहाँ पे भी फर्स्ट का आंसर हमें हाईलाइट हो गया था फर्स्ट में ही, द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज़ 1 इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 1 ही होती है और बाकी जो अल्टरनेटिव हैं ये फॉल्स हैं। ओके, हमने पब्लिक फाइनेंस में भी ये किया था इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं मार्केट फेलियर से। दैट इज़, अगर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है दैट मीन्स मॉरल हैजार्ड्स, और दूसरे ऑल्टरनेटिव यहाँ पे मैच बिल्कुल ही करते ही नहीं। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करना है गिवन गुड्स है या फिर इन्फीरियर गुड्स है, क्योंकि दोनों में ही कन्फ्यूजन थी। देखो वो क्या कहता है, पोटैटो के प्राइजेस कम हुए हैं इसीलिए जिसका ही प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी हम ज़्यादा परचेज करेंगे, इसलिए ये शिफ्ट हो गया OQ टू OQ डैश। मतलब कि है पोटैटो के प्राइस कम हुए हैं। अब प्राइस कम होने से भी पहले वो ए कंज्यूम कर रहा था, दैट इज़ ए, अब वो और कम कंज्यूम कर रहा है, वो शिफ्ट हो गया बी पे, मतलब पहले ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था ज़्यादा प्राइजेस पे, अब प्राइजेस कम हो गए हैं पोटैटो के, इसलिए अब वो कम खरीदना उसने शुरू कर दिया। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का पॉजिटिव रिलेशन है, तो जहाँ भी पॉजिटिव रिलेशन है वो है गिवन गुड्स। राइट आंसर इसका गिवन गुड्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, हमने कभी डिस्कस नहीं किया था बट हमने टैक्स बायोंसी को हमने डिस्कस किया था, लेकिन फार्मूला को डिस्कस नहीं किया था। देखो अगर फार्मूला आपको पता है दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन टैक्स बेस्ड, तो ये वाले इक्वेशंस को सेट करके आपका आंसर ए बिल्कुल ही साफ क्लियर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट वन ये भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सेट अप द नबार्ड। ये भी हमने अपने MCQs में डिस्कस किया था। और नेशनल एक्शन प्लान, इसमें ये दोनों ही ठीक हैं, दैट इज़ 3। ओके, जो ये वाला क्वेश्चन है दैट इज़ 64, क्वेश्चन नंबर 64, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। फाइनेंस कमीशन 280 के सेटअप हुआ था और 275 के तहत वो ग्रांट्स देता है स्टेट्स को। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट था 57, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था, इसलिए
इंडिकेशन दिया था कि सबसे पहले पुराने पेपर चेक कर लो, क्योंकि वहीं से 6 या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन की रिपीटेशन हुई थी। सो लॉजिस्टिक कर्व इज राइट, रिपीट था, बिल्कुल टाइम इस पर कंज्यूम नहीं होना चाहिए था। नाउ हेयर ऑल्सो ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें दो चीज़ें पूछी हुई हैं, एक टोटल फर्टिलिटी रेट एंड ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। सो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2.1 एंड 2.1 या 2.4 समथिंग, और GR दैट इज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट या फिर नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये है 1.8 समथिंग। सो आंसर सी आपका ठीक होना चाहिए, दैट इज TFR इज मोर देन GRR। आंसर 3 इज राइट। नाउ एक ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसमें ये पूछा हुआ है इन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 रैंक द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। देखो अगर तो इसने ये पूछा है कि डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जिसमें ज़्यादा परसेंटेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसको ऊपर रखो और जिसमें कम परसेंटेज है उसको नीचे, फिर तो आंसर बी करेक्ट होगा। अगर इसने पूछा है रैंक को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बिकॉज रैंक 1 गोवा, रैंक 2 तमिलनाडु, इसके अकॉर्डिंग 3 और 4 ये होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अगर इसने कहा रैंक डिसेंडिंग में लगाओ, तो रैंक डिसेंडिंग में पंजाब सबसे नीचे आएगा, मतलब डिसेंडिंग में नंबर 4, नंबर 3 में महाराष्ट्र, नंबर 2 में तमिलनाडु, नंबर 1 पे गोवा। सो डिसेंडिंग रैंक के अकॉर्डिंग डी आंसर ठीक होगा। और अगर वो कह रहा है डिसेंडिंग अर्बनाइजेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन को डिसेंडिंग में लगाओ, देन आंसर 2 विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आंसर में। सो यहाँ पे उसने दोनों चीज़ें दे रखी हैं, एक तो रैंक भी दे रखा है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब कितने परसेंट ऑफ है यहाँ पे अर्बनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में, अच्छा दोस्तों आपको ये वीडियो क्लियर नहीं दिखेगी, अगर आप वीडियो को सेव करोगे तो सेव आप लो रिजोल्यूशन में करोगे और उस रिजोल्यूशन में आपकी वीडियो फिक्स रेट हो जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 70 है 31 मार्च 2017 एक्सटर्नल डेब्ट टू GDP रेशो। देखो GDP रेशो 20.2। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन काफ़ी क्लोज उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो 20 to 22% ऑफ GDP। सो आंसर डी वुड बी राइट। पहले यही रेशो 23.7% या 23.5% था GDP का। अगेन क्वेश्चन नंबर 74 इज रीजनिंग क्वेश्चन है। अगेन इसने पूछा है टैक्स इम्पोज होने से सप्लाई तो इसकी शिफ्ट होगी ऊपर। सो सप्लाई दैट इज़ कॉस्ट इंक्रीज होने से कंज्यूमर का लॉस कहाँ पे हुआ, दैट इज़ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर्स। देखो बायर पहले पी प्राइस चार्ज कर रहा था, दैट इज़ चार्ज कर रहा था प्रोड्यूसर बायर से, अब बायर को ज़्यादा पैसे देने पड़ गए टैक्स की वजह से, सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी S2 S1। सो अब प्राइस दे रहा है बायर P1। सो P2 P1 जो इसके बीच का ये एरिया है वो उसको लॉस है कंज्यूमर को। सो R2Q इसका राइट आंसर होना चाहिए, फ्रॉम R2Q, या फिर P2P1, P2P का दैट इज़ P2P डैश, लेकिन P2P डैश ऑप्शन में नहीं है। ओके क्वेश्चन नंबर 75 में ये क्या कहता है, अ कॉमन रिसोर्स दैट इज़ पब्लिक गुड्स इज़ राइवल। देखो कॉमन गुड्स कभी भी राइवल नहीं होते, नॉन राइवल होते हैं। सो नॉन एक्सक्लूडेड, तो ये स्टेटमेंट गलत है, और पब्लिक गुड इज़ नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ये बिल्कुल सही है। सो आंसर बी, दैट आंसर 3 ओनली बी। सो अगेन 76 क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था इन बुक्स को। सबसे पहले आप ध्यान में ये रखना था आपने कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबसे पुरानी थ्योरी है 1929 की या 1936 की थ्योरी है, ठीक है। सो इनमें से ये दो अल्टरनेटिव तो पहले ही हट जाने चाहिए, क्योंकि सी आपका सबसे नंबर 1 पे आना चाहिए, तो इनमें सी पहले है नहीं। सो नेक्स्ट वन, अब आपके पास बुक्स है दैट इज़ एफ्लुएंट सोसाइटी, A.K. गैल्फ्रेथ ने दी थी ये 1958 में, दैट इज़ एशियन ड्रामा गुनर मिडल ने दी है 1968, डेवलपमेंट एज फ्रीडम A.K. सैन ने दी है बुक 1999। और अगेन मार्केट फेलियर से एक क्वेश्चन और आ गया 77, वो कहता है मार्केट फेलियर कैन अकर बिकॉज ऑफ, देखो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन से भी और एक्सटर्नैलिटीज से भी। सो बोथ आर करेक्ट।
और एक क्वेश्चन ये भी रिपीट है, दैट इज़ हॉकिन साइमन कंडीशन, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। और दैट इज़ सैम्पलिंग मेथड डेंसिंग, ये भी रिपीट है। और अगर आप ध्यान से देखो इस प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को तो ये भी रिपीट है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप इन बॉल्स की कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 5, 7, 3, 5 and 7 12 and 3 15, तो 15 n कितना है 15। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज फेवरेबल हम पूछा हुआ है ग्रीन, सो ग्रीन कितने हैं 3, सो 3/15 करना था। 3/15 को एलिमिनेट करोगे तो 1/5 रह जाएगा, तो ये भी काफ़ी ईजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 100। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया, मीन्स फिजिकल डेफिसिट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, क्योंकि टारगेट फिजिकल डेफिसिट का है 3.3%, 3.5% नहीं है, 3.5% तो करेंट ईयर का है। सो लेकिन इस क्वेश्चन में गलती क्या हुई, यहाँ पे इंटर रिलेट हो गई। प्राइमरी डेफिसिट 1.2 कर दिया इसने और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3, बल्कि इंटर रिलेट कर दिया इनको। बल्कि ये क्वेश्चन ही अब इसमें स्टार मिल सकता है या फिर सबको ही मार्क्स मिल सकते हैं। प्राइमरी डेफिसिट 0.3 है और रिवेन्यू डेफिसिट 1.2, तो ये वाले क्वेश्चन पे स्टार मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आंसर कीज़ के बारे में। तो दोस्तों ये आंसर कीज़ अप्रॉक्सीमेटली सबके आंसर ठीक हैं, बट हो सकता है कई केसेस में, क्योंकि जहाँ पे 2 इकोनॉमिस्ट या 3 इकोनॉमिस्ट या फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, उनकी राय कभी एक नहीं मिलती। इसीलिए हो सकता है कि आपका व्यूज़ कुछ और हो, मेरा व्यूज़ कुछ और हो। तो फाइनली हमने ये देखना है कि यूजीसी का मूड क्या है या फिर यूजीसी का व्यू क्या है, ठीक है ना। सो कई बार ऐसा होता है कि यूजीसी भी आंसर कीज़ अपने गलत दे देती है। सो टोटली इस पर रिलाई नहीं है, बट ये है कि 95% तक ये आंसर कीज़ ठीक होंगी। और दोस्तों जो भी आपके रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। अगर ये फ़ोटो आपको फिक्सलेट है, नहीं दिख रही, तो आपको ये फेसबुक पेज पे भी ईजिली ये वाली पिक मिल जाएगी। तो दोस्तों चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बने और इस बार आपका यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।